और एग्जिट पोल में अब पिटारा खुला है सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का। दक्षिण के राज्य की राजनीति पर सभी की निगाह है, भारतीय जनता पार्टी की खास तौर पर। और अगर हम दोनों धड़ों को देखें तो एक तरफ अलायंस, जो विपक्षी अलायंस है, उसको दक्षिण से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि वहाँ मजबूत ज़मीन है। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है उनके लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी ज़मीन को मजबूत करने के तमाम प्रयास किए, खासतौर पर तमिलनाडु। वो सेंगोल से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले आप वहाँ जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, वहाँ मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ पर अन्नामलाई हैं और पनीर सेल्वम जैसे लोग हैं। AIADMK का एक वैक्यूम है, लेकिन वहाँ बहुत अच्छे नतीजे नहीं दिखाई देते बीजेपी के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब जो मुकेश त्यागी जी से निश्चित तौर पर इस पर एक कमेंट लूंगा, लेकिन आंध्र प्रदेश की भी बात कर लेते हैं क्योंकि आंध्र प्रदेश भी दक्षिण का वो महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर TDP के साथ, पवन कल्याण के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक समीकरण बनाया। तो आप देखिए, आंध्र प्रदेश में YSRC को 15 सीटें, ये एग्जिट पोल देता हुआ नजर आ रहा है। NDA को 9 और कांग्रेस को 1 सीट। आंध्र प्रदेश में वोट शेयर YSRC का 45%, NDA को 43% और कांग्रेस को 7% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारत एक्सप्रेस और रोड मैप टू विन का यह सबसे विश्वसनीय पोल, जिसमें आप देखेंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अलग अलग दल, TDP, तेलुगु देशम पार्टी और तमाम चीजों के साथ लगातार तो हर एक मिश्रा जी, फैक्टर कोई पर इस कॉम्बिनेशन का बहुत फायदा नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं, देखिए, कॉम्बिनेशन का फायदा इसलिए भी नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जो एक बेस लगभग 40% के करीब का TDP का बेस था, अभी वो 2-3% खिसक गया है। पिछले चूंकि क्या है, लंबे समय से सत्ता में नहीं है, जिस तरह से उनकी कहीं ना कहीं कभी भारतीय जनता पार्टी में आने की बात हो रही थी, कभी इंडिपेंडेंट लड़ने की बात हो रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का अपना व्यक्तिगत कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे वोट परसेंटेज नहीं है आप अगर देखेंगे। लेकिन अभी की सिचुएशन में अगर देखें कि एक फाइट में अगर आपको NDA दिख रही है, एक कहीं ना कहीं एक कमबैक सिचुएशन में दिख रही है, तो सिर्फ और सिर्फ TDP के वजह से दिख रही है। प्रोफेसर अंशु भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मैं दक्षिण पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा क्योंकि मुझे याद है कि आपसे बात हो रही थी तो दक्षिण की राजनीति में आपने ये कहा था कि बीजेपी जो है अच्छा कर सकती है, लेकिन इस एग्जिट पोल में फिलहाल स्थिति ऐसी दिखाई नहीं पड़ रही है कि बहुत अनएक्सपेक्टेडली कुछ बहुत बढ़िया काम कर दिया हो NDA ने यहाँ पर। प्रवीण जी, हम एक चीज को समझने का प्रयास करें कि हम जब दक्षिण की ओर जाते हैं और विशेषकर तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों की ओर जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे प्रदर्शन की किसी प्रकार से अपेक्षा भी नहीं कर रही थी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने ग्राउंड को मजबूत कर रही है। तो जब हम तमिलनाडु की ओर जाते हैं, वहां यदि 2 सीट भी भाजपा जीतती है इन चुनावों में, तो पिछली बार के स्ट्राइक रेट की तुलना में, जो कि 0 था, उसकी तुलना में यदि आप इस बार देखें कि अगर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बना पाती है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और वही स्थिति केरल में है। केरल में हम इस बार सभी एग्जिट पोल्स में देख रहे हैं कि 2 से 3 सीट्स भाजपा जीत सकती है, जो भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम तेलंगाना में देखें 7 से 9 सीट आ रही हैं, वहीं AIMIM को 1 सीट मिल रही है। मैं चाहता हूं कि तेलंगाना को भी दिखा देते हैं तो बातचीत जो है और बेहतर हो पाएगी। दक्षिण की स्थिति जो है वो अब क्योंकि कर्नाटक तेलंगाना 2 बचे, तो तेलंगाना को भी जरा समझ लेते हैं। BRS को 4 और कांग्रेस को 7 सीटें, ये तेलंगाना में एक स्थिति दिखाई दे रही है। बीजेपी को 5 सीटें आपने बताई हैं और AIMM को 1। ये हैदराबाद वाली सीट होगी। माधवी लता जी को लेकर बड़ा माहौल बना था, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अजदुद्दीन ओवैसी अपने आप में एक बड़ा उनका नाम रहा है, तो वो अपनी सीट तो निकाल लेते हैं। खैर, इस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा एक ओवरऑल दक्षिण की राजनीति पर अपनी एक संक्षिप्त टिप्पणी दें, फिर प्रोफेसर अंशु से भी। देखिए, तेलंगाना में क्या है कि पिछले 3 सालों से मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं पार्टी ने तमाम ऐसे लोगों को, अगर आप बात करें विपक्ष की लोगों को, अभी मेरा अपना आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग 300% कैडर को मल्टीप्लाई किया है। जो मैं समझ पाया हूँ सभी को 300% कैडर मल्टीप्लिकेशन किए हैं। और ये जो कैडर लिए हैं, अगर हम रूरल लेवल पे बात करें, अर्बन लेवल पे बात करें, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर कैडर्स को लिया है। तो जिसका फायदा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन कैडर के माध्यम से मोदी गारंटी की बात हो, कहीं ना कहीं अपने नैरेटिव्स को लोगों तक पहुंचाने की बात हो, एक सिस्टम। ये तो मुद्दे की बात हुई। राकेश जी, आपके आंकड़े क्या कह रहे थे दक्षिण में? नहीं, दक्षिण में जो आपके जो आंकड़े हैं, हालांकि एक इकोसिस्टम जो है कांग्रेस के साथ, तो वो तो 2 या 3 बीजेपी को दे रही है, लेकिन मेरा मामला है 5 से 7 का बीजेपी को।
और कांग्रेस क्लेम कर रही थी 10 से 15 का, तो 17 टोटल तो सीट ही है। तो उसमें जो कांग्रेस का साथ है, मुझे लगता है कि एग्जैक्ट टू ट्रूथ है, एग्जिट टू एग्जैक्ट कहा जाए इसे। और बीआरएस का 4 नहीं होगा ऐसा लग रहा है, बीआरएस के सीटें घटेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एआईएम का तो खैर वो तो पक्का ही है, लेकिन फिर भी जो डेंट करेगी, जो लता जी हैं वो तो प्रत्याशी थे, करीब 1.5 लाख वोट का घपला था, आज तक किसी ने उसको चिन्हित नहीं किया था। उन्होंने उस फर्जीवाड़े जो किसको वोट पड़ रहे थे किसी को नहीं मालूम, और वो फर्जी वोट को उन्होंने निकाला। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है ओवैसी के गढ़ में घुस करके। देखिए लता जी का फायदा हो सकता है हैदराबाद में आपको न मिले, लेकिन तमाम ऐसी सीटें हैं जिसपे उनका फायदा, जो उनकी जो एग्रेसिव अप्रोच है उसका फायदा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है संजय जी आपका टेक क्या है जिस मिशन के साथ, अब क्योंकि अग्रेशन तो हमें दिखाई, लेकिन जिस मिशन के साथ बीजेपी साउथ बेल्ट का जिक्र कर रही थी और जिस तरीके की टैली आ रही है, क्या कहेंगे? नहीं, अग्रेशन देखिए बिल्कुल काम कर रहा था। 2014 में अग्रेशन काम किया, 2019 में किया था। इस बार इसलिए नहीं किया कि इसके ऊपर महंगाई और बेरोजगारी ज़्यादा भारी पड़ा है, और मैं समझता हूँ कि उसको किसी ने भी नकारा नहीं है। हर एक यूथ ने जिसने पहली बार वोट देने गया वो ओवरऑल भी बात कर लेते हैं। 47% एनडीए का वोट प्रतिशत बता रहे हैं और इंडी गठबंधन का 33% के आसपास। संजय जी ने फर्स्ट टाइम वोटर की बात कही, उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। हाँ, उससे पहले आंकड़े देख लेते हैं जरा, जो हम दिखा रहे हैं। रोड मैप टू विन का जो सबसे विश्वसनीय पोल बड़े सैंपल साइज के साथ है, 47.4% वोट जो है वो एनडीए को मिलते दिखाई दे रहे हैं, और ये काफी अच्छा वोट प्रतिशत है। लेकिन 47% 400 भी नहीं दिखाता है, मुझे जितना अंदाजा मैं लगा पा रहा हूँ। तो अब पूरा सीटों का आकलन जो है वो धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन इस वोटिंग परसेंटेज पर मैं आप लोगों की टिप्पणी चाहूंगा एक एक करके। देखिए वोटिंग परसेंट पे अगर आप देखेंगे, पिछली बार एनडीए को टोटल 45% के करीब में, 45.2% के करीब में मिले थे। बढ़ रहा है पिछली बार से। तो पिछली बार से लगभग 2.5%, 2.3% के करीब में बढ़ रहा है। तो पहली चीज ये है कि बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ कोई नहीं दिख रही है। 305 से 312 सीटें, भैया ये फाइनल एक आंकड़ा आ गया जिसका इंतजार कर रहे थे। एनडीए को 345 से 362 आपने ये सीटें बताई। राइट। तो 345 से 362 सीटें आप बता रहे हो। आपकी कितनी थी राकेश जी? मेरी 326 थी, 326 बीजेपी को, नॉट एनडीए। संजय जी अब आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एक तरीके से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी जो बाद में नकार देते हैं कि प्रधानमंत्री ने जुमला दिया था, होता है चुनाव में भाषण 400 नहीं तो जा रहे हैं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ही बात का खंडन हुआ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 दिनों के लिए कुरामिन का काम कर सकता है कि उनको मतलब खुश रखने के लिए। संजय जी को तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि 370 भी अचीव नहीं हो रहा है और 400 पार भी नहीं जा रहा है। इस बात के लिए तो खुश होना चाहिए आपको। नहीं, मेरे पास तो कुछ खुश होने का कारण नहीं। यही तो रणनीति नहीं। इंडिया गठबंधन पहली बार सब चीजों को नकारते हुए 300 प्लस सीटों को लेकर, देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, और उन्होंने 295 प्लस बोला है। मैं तो क्लियर कर रहा हूं कि 300 प्लस, और 300 प्लस जो मैं बोल रहा हूं कुछ देख करके बोल रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के पास ये जो खुशी है वो उस दिन अपना स्वीप करेगा एकदम। और भारतीय जनता पार्टी के 1:30 बजे, ठीक 1:30 बजे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के यहाँ जाके त्यागपत्र देंगे और देख करके वहां से 5 बजते पूरी स्वतंत्रता है। प्रवीण जी, मैं इनको तो आगे बता देता हूं कि कांग्रेस के तो मंत्रिमंडल भी बट गए हैं, और ये भी खबर है कांग्रेस की सरकार, सुनिए, और ममता बनर्जी इसीलिए नहीं आई कि उनको भाई एमएचए और रेल मंत्रालय दिए जा रहे थे, और स्टालिन इसलिए नहीं आए नाराज में कि उनको जो चाहिए नहीं मिल रहा था। तो ये भी एक खबर है। लेकिन चलो 2 दिन के ख्याल की बात है, मैं तो किसी पार्टी की बात नहीं, क्यों आंकड़ों की बात कर रहा हूं। और जो स्थिति है, एक प्रचार शैली का फर्क है जिस पर आप लोग चर्चा करना चाहिए, और बहुत बड़ा ये एक मुद्दा है इसमें, जो प्रचार शैली रही है इस बार कि प्रधानमंत्री या बीजेपी ने जो काम किया है, काम करने पर वो वोट मांग रहे थे, और ये जो खटाखट से लेकर के फटाफट का जब मामला है, क्या करेंगे, कोई नीति ही अभी तक सामने नहीं आई। कौन सा जादू है? कौन सा जादू है? वो जो काम था प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 साल के कामों को किस सभा में गिनाया था, जरा आप मुझे बताएंगे? उन्होंने गिनाया था मैनिफेस्टो कांग्रेस का क्या था। मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा,
जब आपकी संपत्ति ले ली जाएगी, 2 मकान में से 1 मकान दूसरे को दे दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने जिसकी प्रचार किया हो कांग्रेस की, अरे तो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, बहुसंख्यक करो। संजय जी सिर्फ 2-3 दिनों का मसला है। 4 तारीख को हम लोग फिर बैठेंगे इसी स्टूडियो में और रिजल्ट के साथ डिस्कस चला गया समय, अभी तो आप मजा लीजिए। आप मोहिंदर प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर अंशु कुछ रिएक्ट करना चाहती है। डॉक्टर अंशु प्लीज 30 सेकंड्स में रिएक्ट कीजिएगा, फिर मोहिंदर जी आपके पास आ रहा है। ये भाई साहब जो इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि भाई साहब सब बता दिया है, तो वो इंडिया जो गठबंधन से प्रधानमंत्री बनेंगे उनका नाम भी बता दीजिए कि प्रधानमंत्री की शपथ कौन लेंगे। अभी आपने देखा नहीं, इन्होंने बताया मंत्रालय बट गया है। नहीं ये मंत्रालय की खबर है, लेकिन प्रधानमंत्री की खबर नहीं है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अच्छा मोहिंदर जी है ही हमारे साथ, आप सही कह रहे हैं, ऑफिशियली कांग्रेस की, अरे कांग्रेस की के प्रधानमंत्री बनने में कोई राजी नहीं। नहीं ठीक है ठीक है, फायदा नहीं होगा। मोहिंदर जी है हमारे साथ में। मोहिंदर जी मैं चाहूंगा आपकी टिप्पणी। दक्षिण में एनडीए उतना अच्छा नहीं कर पा रही है। महाराष्ट्र और पंजाब जो है ये 2 फंसी हुई जगह दिखाई दे रही है, और वो 400 वाला दावा जो है वो तो पूरा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी पिछली बार से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए जनाब, जो पब्लिक का रिस्पांस मिला था, जो भारी भीड़ आ रही थी, जो मुद्दे थे हमारे, और जो प्रधानमंत्री जो हमारे ही मुद्दों को बोल रहे थे, उसको देखकर लगता नहीं कि ये जो नतीजे एग्जिट पोल के आए हैं, ये 4 तारीख को आने वाले जो आपके नतीजे होंगे उनसे टोटली भिन्न होंगे। नहीं 34% वोट प्रतिशत है तो भीड़ तो लगती है। 34% भी बड़ा वोट प्रतिशत होता है, ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं आएगी उसमें। नहीं, जो प्रतिशत बता रहे हैं आप, वो विनिंग प्रतिशत आएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस किस्म का फ्रस्ट्रेशन प्रधानमंत्री की बातों में मिला, जिस किस्म का फ्रस्ट्रेशन और जिस किस्म का बातों का अभाव, मुद्दों का अभाव इनके साथ मिला, उससे हमें पूरी उम्मीद है। और जिन स्टेट्स में आप बता रहे हैं कि बीजेपी आगे आएगी, वहां बीजेपी का नामो निशान नहीं मिलेगा। हरियाणा है, पंजाब है, आप राजस्थान में भी कांग्रेस को सीटें मिलेंगी, मध्य प्रदेश में भी मिलेंगी। नॉर्दर्न बेल्ट में जितनी भी सीटें कम होगी वो बीजेपी की ही कम होगी, हमारी तो बढ़नी ही है। दिल्ली में भी है। तो ये जो आपका आकलन है ये आधारित किस पर है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमें जो भारी बहुमत का अनुमान है। नहीं आपने ठीक कहा। अच्छा दक्षिण में कोई बहुत बम्पर नहीं है और पंजाब में, महाराष्ट्र में मामला बता। मिश्रा जी ये गेन कहां पर हो रहा है? देखिए सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि 2 चीज़ें आप समझिए कि दक्षिण में आप क्या, पिछली बार अगर कर्नाटक को छोड़ दें तो किसी अन्य प्रदेशों में कोई बहुत ज़्यादा करिश्मा तो था नहीं। अगर आप दक्षिण की बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं था कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने 25 सीटें जीतती थी, ऐसा तो ये दक्षिण की बात करिए। दूसरी ये चीज़ें कि सबसे एक सेफ जोन रहा है हिंदी हार्टलैंड। अगर 10 से 12 13 स्टेट की बात कर लें, वहाँ पे इंटैक्ट हैं या कहीं जगहों पे लीड कर रहे हैं, 10% 20% के करीब में लीड कर रहे हैं। आप बात करिए, हमने जिक्र नहीं किया अभी, उड़ीसा की बात नहीं किया, उड़ीसा में बढ़त ले रहे हैं। वेस्ट बंगाल में बात नहीं किया, वेस्ट बंगाल में बढ़त ले रहे हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल की बात की थी हमने, सरकार पश्चिम बंगाल में बात की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिंदी हार्टलैंड उनको, मुझे लगता है कर्नाटक भी अभी हमने डिस्कस नहीं किया। कर्नाटक जरा सा कुछ ऐड करना चाह रहा हूं। आप ये मुझे बता दें कि साउथ में आप बेहतर नहीं कर रहे हैं, ये आप मान रहे हैं। राजस्थान आप ये नहीं करने की बात कर रहे हैं। नहीं आपकी बात कर रहा हूं, ये भी कर रहे हैं। इनका डाटा है, मैं इनकी बात करूंगा। डाटा इनका है, बीजेपी से 4 तारीख को बात करूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये मान रहे हैं कि राजस्थान में 1 या 2 सीट जो पूरा 100% बीजेपी के पास था, मध्य प्रदेश बीजेपी के पास था, छत्तीसगढ़ बीजेपी के पास था, 40 में 39 सीटें बीजेपी के पास थी बिहार में। एग्जिट पोल के लिहाज से 543 सीट्स में से 543 सीट्स में क्या कुछ रुझान है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। एक बार जल्दी से रिफ्रेश कर देता हूं। 345 से 362 एनडीए को मिल सकते हैं एग्जिट पोल के लिहाज से। इंडिया अलायंस को 126 से 133 और अदर्स अन्य के खातों में 55 से 65 सीटें जा सकती हैं। मोहिंदर प्रकाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अंशु जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, जबरदस्त पैनल बना हुआ है। मोहिंदर जी प्लीज रिया। देखिए साउथ में बीजेपी को कोई 1 तो सीट मिल जाएगी तो गनीमत होगी। जो 2 राज्य है केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक में बीजेपी साफ हो जाएगी। जो 14 सीटों का जो मत बाद में गिरा था, वो हासन से जो एमपी थे, देवगौड़ा के जो प्रपौत्र थे, उसके बाद वहां जो महिलाओं ने वोट दिया है कांग्रेस को, बीजेपी के अगेंस्ट दिया है जो वोट, वो आपने काउंट नहीं किया। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको नहीं लिया गया। खैर मैं नॉर्थ में आता हूँ। नॉर्थ में राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल और आपका उत्तराखंड,
यहाँ हमें अच्छी सीटें मिलने वाली हैं, जिसका कोई जिक्र नहीं हो रहा। जिस तरह से आपने टेलीविजन पे देखा है कि 90% आपने प्रधानमंत्री को दिखाया, बीजेपी को दिखाया, लेकिन एनडीए के साथ साथ जो इंडिया गठबंधन है, एक तो आपने गलत लिख रखा है, इसको इंडिया गठबंधन हटाइए आप, ये इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन को जो बढ़त मिली है, इंडिया लिखा हुआ है। आप मोहिंदर जी कहां पर देख रहे हैं? किसी ने इंडिया लिखा कहां हुआ है देख रहे हैं सर। आप? इंडिया लिखा हुआ है। गठबंधन ही है वो। एक बात और कह दूं, मैं एक बात और कह दूं, जो महाराष्ट्र बिहार इसके अंदर सीटें कम होंगी, उसका कोई आकलन है? बीजेपी को सीटें आएंगी कहां से? जो बढ़ी हुई सीटें आना चाहती, जो घटेंगी वो तो घटेंगी, बढ़ी हुई सीटें कहां से आएंगी? तो मुझे बताना। ये सवाल बरकरार है, इसी पे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं। ये तो सवाल रखा ही था मैंने मिश्रा जी के सामने। आप बोलिए डॉक्टर अंशु, फिर उसके बाद में ये सवाल मेरा अभी भी बरकरार है कि कहां से बढ़ रही है सीटें। हमारा आकलन है बीजेपी सिर्फ 220-30 के सीट तक आ पाएगी। ठीक है, एक बार भाजपा से ले भी रहे हैं जो एग्जिट पोल्स कि इंडिया गठबंधन को जाएंगी, पिछली बार की तरह पूरी सीट्स नहीं आएंगी, तो ये जो दक्षिण से एक एक दो सीट्स आएंगी ना, वहां से इसकी पूर्ति हो जाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो 80 सीट्स लोकसभा को उत्तर प्रदेश देता है, वहां पिछली बार भाजपा को 62 सीट मिली थी, तो अभी भी उसके पास अच्छी खासी सीटों का स्कोप है, जहां पर इस बार योगी आदित्यनाथ 65 से 67 है यहाँ पर जो रोड मैप टू विन का। आपने काम क्या किया कि उत्तर प्रदेश आपको ग्रोथ देगा? आप चलिए काम बता दीजिए राम के नाम पे, मतलब पूरे जनता को राम के भरोसे छोड़ दिया, आप कह रहे हो कि मेरे को वोट दे दो। वहां पर जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने क्या काम किया, क्योंकि मैंने प्रदीप जी, कुछ शोध भी किया था, और इसमें प्रदीप जी मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए, को लेकर के काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक मिनट बोल लेंगे, आप बोलेंगे, वो अपनी पक्ष रखेंगे, मैं तो विश्लेषण कर रहा हूँ। अहिल्याबाई होलकर निःशुल्क शिक्षा योजना की शुरुआत की गई, और ऐसी कई अनेकों ने ठीक बैंकिंग है। सखियों की अरे ये सब छोड़िए। 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर वो 35 साल बाद रिपीट कर पाए तो वो अपने आप में उनकी छवि को बताता। संजय जी, आप अपनी बात मैं ये कह रहा था, देखिए एक्चुअल विश्लेषण ये हैं अभी महिलाओं के वोट जो बीजेपी को जा रहा था, जो 2019 में 70% महिलाओं के वोट बीजेपी को गया, और 2022 में भी विधानसभा चुनाव में, और विधानसभा में भी गया है। तो एक्चुअल देखिए विश्लेषण करना चाहिए, ये नहीं ठीक है आप किसी के समर्थक हैं या किसी के प्रवक्ता हैं, आप अपनी बात करिएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि वो 50-50 हुआ है, मेरा जो आकलन है कि वो यदि उस 20% भी इंडिया गठबंधन को वोट चला गया है, तो आपके लिए 0 सन्नाटा होगा। मोदी जी को सुनील जी गेम कहां से हो रहा है? जब ये बिल्कुल तय है, ठीक है। आप सबके सवाल जो घूम फिर के आए, मोहिंदर जी का हो, आपका हो, इसी पर आ रहा है कि गेम कहां से हो रहा है भाई। अगर दक्षिण में कोई बहुत बम्पर रिस्पांस नहीं मिल रहा है और पिछला प्रदर्शन बरकरार रखना चुनौतीपूर्ण है, तो फिर गेम कहां से हुआ? देखिए, इसमें 3 चीजें हैं। आपने उड़ीसा और 3 चीजें समझिए। सबसे पहली चीज तो क्या है कि अराउंड 244 ऐसी सीटें हैं, 244 सीटें जो कहीं ना कहीं आप देखेंगे हिंदी हार्टलैंड की हम बात करते हैं, हिंदी हार्टलैंड की सीटें हैं। इन सीटों पे उन्हें कोई बहुत नुकसान नहीं हो रहा है। अगर आप तुलनात्मक रूप में देखेंगे 2-3%, 4% से ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरी आप चीज़ें देखेंगे, जैसे मैं बात कर रहा था उड़ीसा की बात कर रहा था, जैसे मैं बात कर रहा था वेस्ट बंगाल की बात कर रहा था, ऐसे छोटे छोटे बकेट से इनकी सीटें कैप्चर्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि एक जगह से चीज़ें। तीसरी चीज़ें जो लेकर साउथ को लेकर एक निगेटिव कहीं ना कहीं इंपैक्ट किया जा रहा है। साउथ में अगर सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका को छोड़ दें, कर्नाटका में जहां पे एक सिचुएशन चीजें दिख रही है, तो और जगहों पे सिचुएशन वर्सन नहीं है, इतनी वर्स सिचुएशन नहीं है कि वहां पे चीजें। कर्नाटका में थोड़ा इनको नुकसान होता हुआ अभी दिख रहा है क्योंकि प्रदेश सरकार आई है, उसकी वजह से चीजें दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो 0 पे आ रहे हैं, 2 पे आ रहे हैं, 3 पे आ रहे हैं कि 50 सीटों का एक साथ सेटबैक हो गया, 40 सीटों का एक साथ सेटबैक हो गया, वह समीकरण है। ठीक, राकेश जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं क्योंकि हम यहां पर ओपिनियंस का भी जिक्र कर रहे हैं, ओपिनियन मैटर्स। तो अगर महिलाओं की बात हो रही है, उज्ज्वला योजना की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ से यह भी तो कहा जा रहा है कि आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बता दीजिए इंडिया अलायंस का, इस बात को छोड़कर कि मोदी जी को हराना है। विचार मिले ना मिले, लेकिन मोदी जी को रोकना है। क्या ये ओपिनियन गया जनता के बीच? नहीं, ये ओपिनियन गया नहीं गया, वो देखने की बात है। नेता, नीति और नियत की बात है। उसमें इंडी जो अलायंस है उसमें कोई क्लियरिटी नहीं है, पहली बात। जो दूसरी बात अभी सुनील जी बोल रहे थे कि महिलाओं की वोट की बात, तो जो आकलन है कि 35 जो प्रोग्राम थे कर्नाटक सरकार बनने के बाद, उनमें 3 पे ही इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और जब महिलाओं को फ्री और इसकी बात है, और जितने विधायक हैं उनके जो बजट हैं उनको रोका गया, जिसके कारण वो विकास काम जो करना
करना चाह रहे थे नहीं कर पा रहे थे फ्रीबी पॉलिटिक्स के कारण। और अभी भी जो राहुल गांधी जो खटाखट फटाफट जिस भी अपनी परिभाषा का उपयोग करें वो उसी फ्रीबी की बात कर रहे हैं कि फ्रीबी की पॉलिटिक्स को कैसे कंपनसेट करेंगे। भारत के इस आर्थिक मॉडल में इसको लेके क्लियरिटी नहीं है, वो भी एक कंफ्यूजन गया है लोगों के बीच में। लेकिन हाँ, उनकी जो प्रचार शैली है उनको दाद देनी पड़ेगी, और जो भी उन्होंने नैरेटिव परसेप्शन सेट करने की कोशिश की बीजेपी ने। एक मोहिंदर जी, जो आपका सवाल था उस पे जवाब यह है कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बीजेपी थोड़ा ने उत्तर कैच किया। प्रदेश में स्थितियां सुधर रही हैं, इसलिए ये गेंद दिखाई दे रहा है। नहीं, महेंद्र जी ने एक अच्छी बात कही कि भाई जितने भी दुश्मन हैं वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे दुश्मन है, प्यारे दुश्मन है कि 150 से लेकर 240 तक बीजेपी को सीट दे रहे हैं। तो ये एक तरफ बोल रहे हैं कि सफाया हो जाएगा, दूसरी तरफ 220 से 30 बोल रहे हैं। यदि 220 से 30 भी बोल रहे हैं तो सिंगल लार्जेस्ट बीजेपी होगी। सिंगल लार्जेस्ट होगी, सरकार कैसे बनेगी, इंडी की या कांग्रेस की या किसकी, ये भी एक कंफ्यूजन का सवाल है। इस पे भी हम लोग चाहेंगे ज्ञान। मैं जरा कुछ ऐड कर दूं इसमें जी। ये मैं क्लियर ये करना चाहता हूं। देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि मोदी को हराने के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं तो हम मोदी से तो लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मोदी ने खत्म कर दिया। वोट फॉर मोदी, नॉट वोट फॉर बीजेपी। ऐसा नहीं है, परसेप्शन का मामला है। ये आपका परसेप्शन है। मेरा कैसे है, आप खुद बोल रहे हैं बीजेपी के लोग बोलते हैं मोदी को हराओ, यानी बीजेपी कहीं नहीं है। दूसरी बात, जब बीजेपी कहीं नहीं है तो मोदी कहाँ है? अरे सर कंप्लीट कर, आपका सुना ना मैं कह रहा जब बीजेपी कहीं है नहीं तो नितिन गडकरी कहाँ है, फिर राजनाथ सिंह कहाँ हैं, फिर शिवराज सिंह चौहान कहाँ हैं, फिर आप बताएं वसुंधरा राजे कहाँ हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? ये जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, ये जो चीज क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? नितिन गडकरी को इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे रखा गया, राजनाथ सिंह स्टार प्रचारक रहे, ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल। हाँ, ये बात सही है कि ब्रांडिंग जो है वो उस चेहरे की हुई है, क्योंकि तो वो यही तो बता रहे हैं, यही तो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भैया चेहरा कौन है इनके सामने, बताइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का चेहरा कोई पार्टी क्यों नहीं रखेगी? अगर उनके पास एक मजबूत चेहरा है तो उसको प्रमोट करेंगे। विधानसभा चुनाव लड़े उन्होंने मोदी के, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे। चुनाव हुआ है देश में, राज्यों के चुनाव हुए हैं, देश का चुनाव हुआ है, जिसके प्रधानमंत्री के चेहरा। मोहिंदर जी, आप रोड मैप टू विन और भारत एक्सप्रेस का ये जो एग्जिट पोल है, इसमें ये तो बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बड़ा बहुमत मिल रहा है। पिछली बार से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन बीजेपी और एनडीए का दिखाई पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस को 77 से 81 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 305 से 312 सीटें, 77 से 81 कांग्रेस को, अन्य के खाते में 55 से 65 सीटें हैं। और पूरे एनडीए की बात करें तो इसमें 345 से 362 सीटों का आकलन इस एग्जिट पोल में आया है। वहीं इंडी अलायंस, अब देखिए ये इंडी अलायंस को लेकर अभी बात भी हो रही थी मोहिंदर जी, मैं खुद सोच रहा था, चलिए विषयांतर भी नहीं होगा, अब अलायंस तो आपने इंडिया में जोड़ ही रखा है, या तो इंडिया बोला जाए सिर्फ या इंडी अलायंस बोला जाए, ये भी एक। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी कैसे नैरेटिव को तोड़ती है, बल्कि मैं तो कहूंगा बहुत शानदार प्रयोग था आपका, लेकिन किस तरह से डिफ्यूज किया बीजेपी ने, ये उसकी रणनीति को भी बताता है। मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो इंडिया अलायंस शब्द बोलिएगा क्योंकि वो एक भद्र भाषा है। अगर कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने भिंडी अलायंस नहीं बोला है एनडीए अलायंस, नंबर 1, आप यकीन जानिए जब हम 4 तारीख को बैठेंगे तो प्रधानमंत्री चेंज होगा। 2 सिचुएशन होंगी। अगर बीजेपी 220 से 240 के आसपास आती है तो बीजेपी के अंदर नया प्रधानमंत्री आएगा, और अगर बीजेपी 200 के आसपास रह जाती है तो इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री होगा। ये बात आप लिख कर रखिए। ये जो आपके प्रोजेक्शंस हैं ये थोड़े से, क्योंकि जो भी सेफोलॉजिस्ट हैं, जो भी एग्जिट पोल को करने वाले हैं, वो बीजेपी फोबिया से ग्रस्त हैं। बैठे हुए सुन रहे हैं आपको, वो सुन रहे हैं, बड़े साहस से सुन रहे हैं, उन्हें पता था सुनना पड़ेगा उनको, वो सुन रहे हैं आपको। बोलिए बोलिए भाई मिश्रा जी। एक्चुअली सर बीजेपी फोबिया से प्रभावित हैं, इसलिए हम बता रहे थे कि बीजेपी महाराष्ट्र में कमजोर है। बीजेपी फोबिया से प्रभावित हैं, इसलिए बता रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं। मेरी बात आप सुनिए, शायद मुझे याद है कि मुझे याद है हम लोग डिबेट, मनिंदर जी आप सुन लीजिए, हम लोग डिबेट में थे जब अगर स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, लाडली बहना की बात कर रहे थे, तब भी आप ऐसे ही बोल रहे थे, तब भी आप ऐसे ही बोल रहे थे सर। आप एक चीज आप मान के तब भी आप ऐसे ही चीजें बोल रहे थे, आपको याद है या नहीं याद है, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ की जब बात कर रहा था, स्पेकुलेशन पे बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश पे बात कर रहे थे, तब भी आप यही बातें कर रहे थे। आपकी प्रॉब्लम नहीं है सर, पूरे कांग्रेस की प्रॉब्लम है। आज आप सरकार बना रहे होते, प्रॉब्लम क्या है, हम बदलने को तैयार नहीं है।
हम बदलने को तैयार नहीं है साहब। जो रिसर्च एजेंसी है उसकी डेटा को पढ़ने को तैयार नहीं है। हाँ, बोलने देंगे, बिल्कुल मोहिंदर जी, हम 5 क्यों नहीं? स्टार आप होटल में हमारे बैठकर सम्मानित कॉफी गेस्ट हैं। पीते हुए 5 स्टार होटल में बैठकर कॉफी पीते हुए हमारा ठीक है, नेता जो मिश्रा जी गाजियाबाद- बोलने दीजिए। क्या सकता भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। आप जब हमें बैठाया है तो हमारी भी सुनिए। अरे आप आप लोग बोलते रहिए सुनेंगे, ना। क्यों नहीं सुनेंगे मोहिंदर जी, बिल्कुल सुनेंगे, आप बोलिए ना। एक बात बताइए, सारे सेफोलॉजिस्ट, सारे एग्जिट पोल वाले एक चीज पर एग्री हैं कि जो एक राष्ट्रीयता का मुद्दा था 2019 में पुलवामा का, वो नहीं है। सारे मुद्दे एक ही बात पर चल रहे थे। इस बार प्रधानमंत्री भी कांग्रेस के मुद्दे पर चल रहे थे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर चल रहे थे। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैंने जगह जगह जाकर हमने भी बात की है। नौजवान लोगों ने यूपी के अंदर, जो अभी रिसेंटली उनका पेपर लीक हुआ है, नौजवानों ने वोट नहीं दिया उसको। जब नौजवान ने नहीं दिया तो उसके घर वालों ने भी वोट नहीं दिया। यूपी के अंदर आपको डिवास्टेटिंग रिजल्ट मिलेंगे। तीसरी चीज, जितने भी पहाड़ी प्रदेश हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, ये अग्निवीर कांड ने इतनी बुरी तरह से बीजेपी को पिटवाना है कि आप देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे कोई बनाती नहीं, वो हिंदू मुस्लिम करके चलती है। और हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर का अब मुद्दा मोहिंदर बिल्कुल जी, नहीं चला। अब मोहिंदर जी जब दूसरे सैफोलॉजी- मेहमान ले लें आपकी इजाजत से। नहीं, जब सेफोलॉजिस्ट जब ये कहते हैं, अरे मोहिंदर जी, अब देखिए, आप जैसे बोलना चाहते हैं, डॉक्टर अंशु कितने इत्मीनान से घंटों से, और आपने जितने मुद्दे बोले हैं, आप 5 घंटे की ये डिबेट देखिएगा, अगर इनमें से कोई मुद्दा ना आया हो तो आप बोलिएगा, शिकायत करिएगा। ये सारे मुद्दे उठाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, तो ऐसा नहीं है कि ये मुद्दे नहीं आ रहे। डॉक्टर अंशु, आप क्या कहेंगे? यहां पर बहुत सारी बातें जो हैं वो कांग्रेस अभी भी, और कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल है, कोई नतीजे तो आए नहीं, तो निश्चित तौर पर अभी कॉन्फिडेंस कांग्रेस दिखाएगी। बिल्कुल विश्वास होना चाहिए, पर जो मैं अभी कुछ तस्वीरें देख रही थी जिसमें इंडिया अलायंस के जो तमाम नेता मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, उनके चेहरे पर मुझे कहीं प्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ रही है, वो एक हताशा तो दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि कोई विश्लेषक या कोई सेफोलॉजिस्ट आपको कोई आंकड़े दे रहा है जो भाजपा के पक्ष में है, तो ये इसका अर्थ कदापि नहीं निकाला जाना चाहिए कि वो बीजेपी फोबिया या बीजेपी प्रेम से कहीं ना कहीं उसका कुछ लेना देना है। अब यदि वैश्विक नेता हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को देखिए, आप ट्रंप को देखिए, आप बाइडेन को देखिए, वो सब मोदी जी की तारीफ करते आए, तो इसका क्या मतलब है कि वो बीजेपी फोबिया से ग्रसित है या मोदी फोबिया से ग्रसित है या उनके द्वारा किए गए कामों की सराहना करते हैं? अरे ये तो बोलती थी कांग्रेस ने, बोला है। नहीं, इनको जरा मैं ठीक कर, यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ कि वो मोदी जी से प्रभावित होकर के नहीं करते हैं। मनमोहन सिंह की बुराई मतलब करी यदि थी क्या? एल्बनीज कह रहे हैं कि मोदी इज बॉस, तो उनको क्या मोदी जी ने हाँ, कंधे पर मैं- बंदूक रख के मैं उनको बिल्कुल- धमकी दी कि आप इस तरह की बात कीजिए? भाई साहब, आप क्या बात कर रहे बहन जी हैं? सुन तो लीजिए, यदि ये ट्रंप को भारत तारीफ की करते हैं, मार्केट, बाइडेन उनको को बाजार तारीफ जो करते हैं, करना है, यहाँ पे व्यवसाय जो करना है, वो उसके लिए तारीफ करते हैं। मोदी जी ने अमेरिका को बना नहीं दिया है कि ट्रंप जाकर के तारीफ करने लग गए आप। लेकिन मोदी जी ने भारत और अमेरिका लेकिन के यदि संबंधों ट्रंप में आपकी नया तारीफ नया कर रहे हैं तो ये शुरू किया है दुर्भाग्यपूर्ण पिछले 10 है, सालों में। क्योंकि वो एक आरोपी है, ये ध्यान रखिएगा, जिसकी प्रचार मोदी जी ने किया था, और वही चीजें आप यहाँ बाइडेन करेंगी। की आरोपी है, 4 तारीख के लिए मोदी जी आपकी जो आरोपी है, तैयारी नीतीश है कुमार की उसको आरोपी है। जनता नकारेगी, ठीक है आप सर। ध्यान रखिए। ठीक है, राकेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हैं। सुनील जी वापस आएंगे। राकेश जी, जब इस पूरी डिबेट में हम देख रहे हैं, एग्जिट पोल का भी आंकड़ा सामने आ रहा है, इस बार ना राष्ट्रहित वाला मुद्दा है, ना इस बार मोदी लहर है, तो फिर वो कौन सा फैक्टर है जो काम कर रहा है अगर हम इस एग्जिट पोल को देखें तो? देखिए, अभी जो भी बातें हुई यहाँ पे, कि वही बात हो गई, कभी आपने राष्ट्रवाद की बात कही था, बीजेपी वाले भले कांग्रेस के मेंबर हैं, तो ये एक जो नया नैरेटिव से परसेप्शन की बात है, इसमें कांग्रेस माहिर रही है। 55-60 साल का अनुभव है राज करने का, कहाँ काटना है, कहाँ तोड़ना है, कहाँ फूट डालना है, कहाँ गाली देना है, कहाँ पूरा तोड़। जैसे अभी संजय जी ने पूरा नैरेटिव तोड़ दिया। मैं चूँकि 1994 से विदेश यात्रा कर रहा हूँ, 70 से ज़्यादा कंट्री में घूमा हूँ, और मैंने हर सरकारों का विश्लेषण कर सकता हूँ कि मान लिया कि 10 साल मनमोहन सिंह रहे, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के या अमेरिका के या पापा न्यू गिनिया के या गुयाना के ये जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ऐसी बातें क्यों नहीं की जिससे भारत का मान बढ़ा? उस समय भारत के प्रधानमंत्री, भारत में मार्केट कर रहा था। मार्केट नया नहीं है, मार्केट बनाया गया है। जो डिजिटल इंडिया का क्रांति है वो जाके देखिए, जड़ों में जाकर के, जो रेहड़ी पटरी वाले, उसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान, जिसको 50,000 को लोन नहीं देता था, 4 लाख लोन मिल रहा है बैंक से। मैं कहीं पढ़ी लिखी बातें नहीं कर रहा हूं, जो मैं देखा है मैं बोल रहा हूं।
लेकिन अब भारत की छवि को लेकर के प्रधानमंत्री का विरोध करना है मोदी को, तो भारत की छवि को तोड़ दो। और राहुल गांधी जैसे नेता भारत से बाहर जाकर भारत की छवि को नकारते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ओडिशा में बीजेपी को 9 सीटें मिल रही हैं, बीजेडी को 11 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। मोहिंदर जी, जो आप पूछ रहे थे कि कहां से आ रही हैं सीटें, नैरेटिव्स की तो बात, ये 9 सीटें यहां से नहीं चलने वाला, फैक्ट्स देश चलेगा। आपने मुद्दे की बात कही रोहित जी, जो नहीं दिखा पुलवामा का, उसने एक मिनट मोहिंदर जी, संक्षेप में राकेश जी, संक्षेप एक मिनट संक्षेप। एक बड़ी बात इन्होंने कह दी है, आपने बालाकोट दिखाया है ना, अरे पुलवामा पे जवाब दीजिए, बालाकोट हुआ क्यों? पुलवामा नेता की बात कर रहे हैं। अरे आज एग्जिट पोल पुलवामा के लिए जिम्मेवार कौन है? हमारे 45 जो शहीद हुए थे सेना के, उसके जिम्मेदार कौन है? अरे कौन जिम्मेदार है? आरडीएक्स कहां से आया बताइए देश को। अरे आप बताइए ना राकेश जी। नहीं, आप बताइए ना। आरडीएक्स आप मेरे हाथ में सरकार है क्या? सरकार नहीं है। आप तो मोदी की बात कर रहे हैं, बताइए कहां से आया आरडीएक्स? मैं कह रहा हूं कि यानी प्रदीप जी, रोहित जी, समझिए बात को। अब यही नैरेटिव्स का मामला है। कारण से बालाकोट हुआ, यानी पुलवामा पे चर्चा मत करो, ये मत पूछो कि 45 लोगों की शहादत क्यों गई। भाई करेंगे ना, एक शो रखेंगे। अभी एग्जिट पोल पे बात करते हैं। बलिदानी को लेकर सभी की चिंता एग्जिट पोल पे है, बात नहीं है। ये जो नैरेटिव है इसको जनता ने नकारा है कि प्रधानमंत्री जब सेना अरे यार, जो काम किया है उस काम की नैरेटिव है यहाँ पे, सेना को मरवाने का। मैं तो सेना की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात को घुमा रहे हैं। अरे आराम से बात को घुमा रहे हैं। राकेश जी, जवाब दीजिए। संजय जी, राकेश जी, आपस में बात करेंगे तो कैसे होगा? आपस में बात, नैरेटिव्स की बात कर रहा एक हूं। मिनट राकेश जी शांत हो जाइए। अरे राकेश जी शांत हो जाइए। हाँ मोहिंदर जी बोलिए। देखिए जनाब, मेरे साथी जो बोल रहे थे कि बाहर के प्रधानमंत्रियों ने मोदी जी की बहुत बड़ाई की, हमारे किसी प्रधानमंत्री की बुराई की है क्या किसी ने आज तक? और आप करते हैं बात अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा और 9 थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की बुराई, क्या अच्छाई को गिनाते गिनाते। नंबर 2, जो हमारी जनसंख्या थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड है वर्ल्ड में, उन्होंने कहा कि जो मेरी जनसंख्या है ये मेरा बुरा काम नहीं है, ये यंग जनरेशन मेरी मार्केट है, मेरी असट है, लाइबिलिटी नहीं है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड ने जाना कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है और सारे एमएनसी और दुनिया जहां के लोगों के लिए दरवाजे खोले गए। और वही जो तरक्की वहां से चलती आ रही है, जिस तरक्की को हम आज देख रहे हैं, ये मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। मैं आपका 10 सेकंड लूंगा, मैं आपकी 10 कुछ बाकी मान लेते हैं। अभी संजय जी विद्वान है, महेंद्र जी आप विद्वान है। मनमोहन सिंह ने 3 दिन पहले पत्र लिखा। नहीं, आप ही की बात में, आपकी बात को प्लस कर रहा हूँ, आपकी बात को प्लस कर रहा हूँ। मनमोहन सिंह की बात है, मैं आपकी बात को प्लस कर रहा हूँ। सुन लीजिए 10 सेकंड सुन लीजिए। प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह। नहीं मोहिंदर जी नहीं, मोहिंदर जी आराम से मोहिंदर जी, आप भी आराम से। अरे बदतमीज आदमी है। अरे बदतमीज आप कर रहे हैं, बदतमीजी मैं 10 सेकंड ऐड करने की बात कर रहा हूं। अरे ये क्या, आप वहां बदतमीजी कर रहे हैं, करने का तरीका हुआ। आप जो बोलेंगे सच है, दूसरे को सुनेंगे नहीं। यही इसलिए तो घमंडिया गठबंधन कहा जाता है, इसलिए घमंडिया कहा गया। सुनना ही नहीं आपको, मैं कह रहा हूं फैक्ट बोल रहा हूं आपको, फैक्ट सुन लीजिए। मैं आपसे प्रेम से सम्मान से बात कर रहा हूं। आराम से, इत्मीनान से, शांत की बात कर रहा हूं। राकेश जी 1 मिनट शांत हो जाइए। डॉक्टर अंशु, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम रुक जाइए मोहिंदर जी, आप रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, बाकी लोग भी पैनल पे। तार्किक बहस करें, उसको व्यक्तिगत स्तर पर ले जाने की क्या आवश्यकता है? और ये तो पूरे विश्व ने विगत 10 वर्षों में देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में, जयशंकर जी के नेतृत्व में हमारी विदेश नीति कहां से कहां पहुंची है। G20 की जिस प्रकार की मेजबानी भारत ने की है, वो पूरे विश्व ने देखा है। विदाउट अ सिंगल डिसेंट हम दिल्ली डिक्लेरेशन लेके आए, जो G20 के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम था। हमने उसका डेमोक्रेटाइजेशन किया, हमने अफ्रीकन यूनियन को, अफ्रीका के देशों को हमने G20 से जोड़ा। तो ये कहना कि मोदी जी के नेतृत्व में, जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति की ओर देखते हैं तो ऐसा कोई हमें करिश्मा होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो जब पूरा विदेश इस बात को मान रहा है, तमाम वहां के नेता इस बात को मान रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज आप एक अलग पार्टी से हैं, आप कम से कम एक भारतीय होकर देखिए, इस बात पर गर्व कीजिए। और एक भाई ने कहा था कि नितिन गडकरी कहाँ है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गौरव वल्लभ कहाँ है, या आपके लवली जी कहाँ हैं, या फॉर दैट मैटर आपके सिंधिया जी कहाँ हैं। तो ये एक ऐसा समय है जब इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को
एक बहुत बड़े आंतरिक मंथन की आवश्यकता है। मोहिंदर जी, आपका कमेंट लूंगा। डॉक्टर अंशु, आऊंगा आपके पास। पोल में अभी तक की जो बात है उसमें ये स्पष्ट तौर पर एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है कि एनडीए जो है वो अब 345 से 362 सीटों पर दिखाई दे रहा है। इंडिया जो है वो 126 से 133 पर दिखाई दे रहा है। अदर्स जो है 55 से 65 पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो है एग्जिट पोल का फाइनल नतीजा आपको दिखाई दे रहा है। राज्यवार भी हमने अलग अलग राज्यों की बात करी तो दक्षिण में इस एग्जिट पोल के मुताबिक आप बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए नहीं देख रहे हैं, लेकिन पैर जमाने वाली स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ती है। जो सीटें बढ़कर आ रही हैं वो ओडिशा, पश्चिम बंगाल और थोड़ा बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पिछला प्रदर्शन जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में था और हरियाणा भी आई थिंक, तो इन राज्यों में जो पिछला प्रदर्शन था वो प्रदर्शन बरकरार है, इंटैक्ट है। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो प्रदर्शन है वो पिछली बार के मुकाबले बेहतर। ये एक लब्बो लुबाब है अभी तक के एग्जिट पोल का। तो टैली लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चली रही है। सीधे सीधे रोड मैप टू विन जो यहाँ आंकड़े पेश हुए हैं इसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार वापस बनती हुई नजर आ रही है। राकेश जी, लगातार कई मसलों पर हम लोग बात कर रहे थे, ओपिनियंस को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। अब क्योंकि ये फाइनल आंकड़ा है, हमें भी शो कंक्लूड करना है। होल एंड सोल अगर आप कहना चाहें, ये 7 फेजेस जिस तरीके से बीते, अग्रेशन हर एक तरफ से नजर आया, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, एनडीए के तमाम स्टार प्रचारक हो, इंडिया अलायंस की तरफ से खुद राहुल गांधी, और क्या आते आते पहले फेज से 7वें फेज तक आते आते क्या ये लड़ाई पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी होती हुई नजर आई? तो शुरू से लड़ाई है। हाँ। होती नहीं। नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी शुरू से उस पर कोई नैरेटिव किसी करने की बात नहीं है, वो तो शुरू से ही है। वो फेस है राहुल गांधी कांग्रेस के, अब इंडिया अलायंस के फेस है कि नहीं उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी शुरू से चल रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं। हाँ, एक काम अच्छा किया कांग्रेस ने इस बार कि बियॉन्ड मैनिफेस्टो वो ऐसे ऐसे नैरेटिव, संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, फिर अल्पसंख्यक बात, वो जो किया उसमें बीजेपी उलझी है। एक बहुत बड़ा काम किया कांग्रेस ने, उसमें झूठ का सहारा है या सच का सहारा है, वो फैक्चुअल देखने की बात है और समझने की बात है। तो पूरे नैरेटिव्स को देखा जाए, अब आंकड़े वोट क्या होंगे वो तो। राकेश जी, एक पूरी मशीनरी मेरे खिलाफ काम करती है और मेरी इमेज को खराब किया जाता है। फिर प्रियंका ने भी ये कहा, राहुल गांधी ये बात कह चुके हैं। और भारत जोड़ो यात्रा इसके बाद का जो एक दौर रहा है वो राहुल गांधी के एक बदलाव का भी दौर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उम्र भी है, समय भी है, निश्चित तौर पर नेतृत्व उनके पास है ही। कांग्रेस बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन चेहरे के तौर पर राहुल गांधी का चेहरा सामने है। तो संभावनाएं तो अपनी बढ़ाई है राहुल गांधी ने और इसीलिए पुरजोर तरीके से चुनाव लड़े भी। नहीं, लेकिन सोचिए उस संभावनाओं का क्या कि जब कि सोनिया गांधी जैसे हस्ती या प्रियंका गांधी जैसे और राहुल गांधी को अब वोट जो है आपको देना पड़ा, जिस आपका बेस ही कांग्रेस विरोध पे सोनिया गांधी को जेल जाने को ले, शीला दीक्षित जेल भेजने को लेकर हुआ, उस नैरेटिव्स का क्या करेंगे, उस मजबूरी का क्या करेंगे, उस मजबूरी और समझौता। मोहिंदर जी, ये दो बड़ी बातें रही बिहार में, उत्तर प्रदेश में छोटे दलों के सामने भी थोड़ा सा एक सरेंडर करना पड़ा समीकरण बनाने के लिए। कम सीटों पर आप चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी के साथ में आपको गठबंधन करना पड़ा जो फूटी आंख नहीं सुहाता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और लवली या बाकी लोगों के जाने की एक बड़ी वजह ये बताई गई, कम से कम जो भी सच झूठ रहा उस पर लंबे नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस को अपना जो समझौता करना पड़ा वो ये बताता है कि आप अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही। ये मेरी बहन बैठी हैं, इन्होंने कुछ एक बात कही, मैं उस बात को एक कहना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा प्रधानमंत्री कहीं मिला है जो अमेरिका में जाके बोला हो कि अगली बार ट्रंप सरकार? आप कितने बड़े प्रधानमंत्री और कितने आप समझदार हैं और कितनी बचकानी बात आप करते हैं विदेश में जाकर कि अगली बार ट्रंप सरकार। खैर, मैं उस चुटकुले पे नहीं जाऊंगा। आपने जो बात कही, जब इंडिया गठबंधन बना है और गठबंधन की कुछ संभावनाएं, कुछ असंभावनाएं जो होती हैं, ये उन चीजों में, असंभावनाओं में है कि जब हम अकेले नहीं लड़ सकते तो कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। और इस समझौता जो हमने नहीं किया, अगर आप पिछले 5 साल, 50 साल, 15 साल देखें तो बीजेपी ने भी बहुत जगह समझौते किए हैं और समझौते के रूप में ये स्वीकार करना पड़ेगा आज कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि अकेले अपने दम पर पूरे देश के अंदर अभी लड़ सके। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जब इंडिया गठबंधन का रूप बना, उसके अंदर गठबंधन में जगह जगह पर हमने समझौते किए और उस समझौते का नतीजा तो अगर मैं आपके इस एग्जिट पोल को मान भी लूं तो कांग्रेस की सीटें तो बड़ी है ना, कांग्रेस की वोट बैंक भी बड़ा है।
तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो कांग्रेस का प्रदर्शन जाहिर बुरा तौर पर नहीं है। मतलब कांग्रेस के लिए पाने के लिए आप ये कुछ, कह- खोने के लिए बहुत कुछ था नहीं, पाने के लिए सब कुछ है। आपके पॉइंट को आगे लेकर अंशु जी के पास भी जाएंगे, लेकिन 10 सेकंड जोड़ूंगा। प्लीज 10 सेकंड्स में कंक्लूड कीजिए। संजय जी फिर आपके पास आ रहा हूं। 10 सेकंड सर। मोहिंदर जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही, मुझे कहते हुए मुझे कष्ट हो रहा है कि आप बोल रहे हैं 98 के पहले का कांग्रेस डिक्टेट करती थी धर्म को देश का, और उनके बिना किसी की सरकार नहीं बनती थी, परिस्थितियां जो भी रही, वो क्या कारण रहा उस कांग्रेस को देखना चाहिए। मुझे खराब लगा कि आपने बोला कांग्रेस की बड़ी है या छोटी पार्टी है। मैं कांग्रेस को छोटी पार्टी नहीं मानता। और एक बात, आप विद्वान जो लोग हैं, संजय जी बैठे हुए हैं, मुझे सिर्फ एक ज्ञान दे दीजिए कि मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पत्र लिखा खुलेआम जनता का, 750 किसान आंदोलन में किसान शहीद हो गए। तो मैंने ट्वीट भी किया कि उसकी सूची 750 किसान जो शहीद हुए हैं कहाँ हुए, किस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है संजय जी आप प्लीज, भला हो सके। ठीक है संजय जी आप प्लीज पर रिएक्ट मैं कीजिएगा। और बार बार हम कह रहे हैं ना, क्या खोया क्या पाया, ये तो 4 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी का भी हम जिक्र कर रहे थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने, जिस अग्रेशन के साथ वो प्रधानमंत्री का नाम लेकर बीजेपी की पॉलिसीज को लेकर घेर रहे थे, राहुल गांधी को एक और परिपक्व और मैच्योर्ड लीडर के तौर पर कम से कम इन चुनावों में ये फायदा राहुल गांधी को होता हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं, देखिए एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस है दोनों की पॉलिटिक्स के अंदर। कांग्रेस और बीजेपी की यदि हम बात करें तो कांग्रेस का यदि एक भी सांसद पूरे देश में ना जीते, और सांसद तो एक बड़ी बात हो गई, मैं कह रहा हूं कि एक भी पार्षद यदि देश में ना जीते कांग्रेस की, तब भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी वाली राजनीति तो नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों के अंदर बहुत सारे विचार के डिफरेंसेस हैं। तो वो आकर के वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि जातियों में बांटना, धर्म में बांटना, और जो इनको खरीदना फरोखना, सरकार गिराना, जो भी चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ा अभी यदि इस चुनाव के ऊपर हम यदि बात करें तो मैं इसे सहमत नहीं हूं। राहुल गांधी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जातिगत जनगणना, ये सारे मुद्दे, ये सारे आपको दिखेंगे 4 तारीख में। नहीं मतलब ये सारे दिखेंगे 4 तारीख में। ये कॉन्फिडेंस है इंडिया मना कर ही नहीं रहे, बहुत गठबंधन का। इम्पैक्टफुल है। कुमार राकेश जी ने भी बोला कि बैकफुट पर आना पड़ा, बीजेपी कई जगह उलझ गई, उसमें बड़े मुद्दे हैं। मैं महेंद्र जी लेकिन ने जो आपने बोला, कहा कि इस तरह की राजनीति नहीं करी कांग्रेस ने, वो थोड़ा एक नहीं किया ना कभी भी, मैं बता तो रहा हूं। ये तो अभी हुई है इसी चुनाव के तहत नहीं हुआ ना, मैं बताऊंगा ना क्यों हुआ है। ज्ञान मोदी जी ने कांग्रेस से लिया भाई। मैं बता रहा हूं क्यों हुआ है। अभी महेंद्र जी से बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस किसी भी स्थिति और परिस्थिति किसी भी कारण से हुआ हो, लेकिन आज जिस स्थिति में थी, ठीक है कि भारत में सभी सीटों पे अकेला चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी दहशत आज भी बीजेपी के अंदर है, क्योंकि प्रधानमंत्री वो तो शरद पवार कह चुके थे कोई भी अलायंस कांग्रेस के छाते के बिना नहीं बन सकता। नहीं, तो नहीं चल सकती। हाँ, तो ठीक है, ये बात सही है, कार्डर है उसके पास में, बिल्कुल, जितना कैडर बड़ा है, कार्डर हर जगह, पूरे देश में हर जगह किसी के उनके- पास नहीं। उसके पास दक्षिण में भी है, कश्मीर में भी है, बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट में भी है, हर जगह, वो तो सबको पता है। कांग्रेस उतनी कमजोर नहीं है, बात पे सभी लोग आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि हाल के दिनों में बीजेपी रख लिया अपने और पास में, पोस्ट मोदी एरा, कंपनियों से हो या चाहे मोदी एरा, कांग्रेस की बात हो, कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर हुई। अब कंक्लूडिंग कमेंट्स पर जाते हैं। और मिश्रा जी, क्योंकि ये पूरा आपने जो मेहनत करी, मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा समअप करके कि 345 से 362, ना तो 400 पार का नारा इसमें दिखाई देता है और ना ही कोई बहुत बुरी स्थिति 370 दिखाई नहीं देता देता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बढ़ती ताकत को दिखा रहा है। 400 वाला क्या एक साइकोलॉजिकल गेम था जो यहां तक ले आया? देखिए 400 तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक मैं इलेक्शन कैंपेन के लिए स्लोगन बोल सकता हूं, इससे बड़ा कुछ नहीं था, या 370 भी कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट बढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी संजय जी बात कर रहे थे या महेंद्र जी बात कर रहे थे, 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिए जो पूरे मैं इस 2024 के इलेक्शन को समझने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद, अध्ययन करने के बाद समझाऊँ। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इंडिया गठबंधन ने 2-3 चीज़ों की कोई काट नहीं ढूंढ पाई जिससे कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहे हैं या पिछड़ते दिख रहे हैं। हिंदुत्व का कोई सब्स्टिट्यूट इन्होंने बीजेपी से बेहतर नहीं बना पाया। बीजेपी ने हिंदुत्व का सब्स्टिट्यूट नहीं बनाया, समय समय पे उस पे हवन भी करते रहे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मोदी के आधार पे हिंदुत्व की बात करते हैं, वो बात करते हैं, वो अयोध्या की भी बात करते हैं, अयोध्या में डेवलपमेंट करके मंदिर बनाकर वो बात करते हैं, काशी की बात ये करते आपने हैं। बड़ा काम की। एक बात जो छूट गई थी मिश्रा जी, एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं। मोहिंदर जी, एक राम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे प्रियंका राहुल, ये खबर की खबर बनी रह गई, इतना परहेज क्यों किया गया? चलिए प्राण प्रतिष्ठा तो ठीक है, एक डर है, और एक दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जाति और धर्म की राजनीति नहीं होती। किस तरह का भय था? मुझे ये बताइए साहब, अमित शाह आज तक क्यों नहीं गए? नड्डा जी आज तक क्यों नहीं गए? मैं बताता हूँ क्यों नहीं गए। उनके पंडितों ने उनको बता दिया है कि अधूरा मकान, अधूरा पकवान और अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं किया जाता, अनिष्ट होने की संभावना रहती है, इसलिए आज तक अमित शाह नहीं गए। मुझे बताइए, ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मेरी बहन बैठी है, अमित शाह कब गए हैं? आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को तो बोल सकते हैं कि वो हिंदू नहीं है, साहब जाना नहीं चाहते, राम मंदिर का वो
मान नहीं रखते। लेकिन अमित शाह जी कब गए? नहीं, ऐसा नहीं, जाने की चर्चा हुई थी, ये तय भी हो गया था, लोगों के सेंटीमेंट भी थे और जाने में कोई परहेज भी नहीं है। तो उसके बाद में एकदम से ऐसा लगा कि बैकफुट पर आ गए और उसके बाद आपने देखा तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण का एक नारा भी बीजेपी ने निकाल दिया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अमित शाह क्यों नहीं गए आज तक? ये तो अमित शाह जी बताएंगे, मैं कैसे बता सकता हूं। आडवाणी जी को क्यों रोक दिया गया? लगाते हो भाई? मैं तो आप कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर बैठे इसलिए प्रश्न कर रहा हूं आपसे। नहीं, आडवाणी जी को क्यों रोक दिया गया? जोशी जी को क्यों रोक दिया गया जबरदस्ती कि भैया नहीं जाना है? तो क्यों वो हिंदू नहीं थे क्या? अंशु, डॉक्टर अंशु, आप देखिए, डॉक्टर अंशु भी यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता नहीं, मैं बता दूं, लेकिन हाँ, उनकी बातों में अगर ऐसा झलका हो तो वो इस पर स्पष्टीकरण दें। डॉक्टर अंशु, मैंने पहले भी इस बात को बोला कि यदि मैं एक निष्पक्ष विश्लेषक के तौर पर कुछ चीजों को अपने आसपास विगत 10 सालों से घटते हुए देख रही हूँ, उसके आधार पर यदि कोई बात कहती हूँ, फिर किसी को लगता है मैं मोदी जी की फैन हूँ, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने कुछ नाम भी लिए जिन्होंने मोदी जी की लगातार और उनके नेतृत्व की तारीफ की। मैं एक कंक्लूजन में ये बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, 2014 में कांग्रेस हारी थी, तब बीजेपी जीती थी। 2019 में बीजेपी जीती और अभी 2024 में हम साफ देख रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके चेहरे के साथ बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है और ये कांग्रेस की बड़ी हार है। मेरे जो भाई ने बोली, बड़ी शोचनीय बात है कि कांग्रेस अब इस लायक नहीं रह गई है कि अपने खुद के आधार पर सरकार बना सके। अरे 70 साल तक जिस पार्टी ने इस देश पर एक छत्र राज्य किया, उस पार्टी को के प्रवक्ता को यदि ये बात कहनी पड़ रही है तो ये अत्यंत शोचनीय है। आपको इन चुनावों के बाद अपना एक आंतरिक मंथन करना चाहिए और अपनी लीडरशिप को लेकर के, लीडरशिप क्राइसिस को लेकर के बात करनी चाहिए और इस संकट का आपको समाधान खोजना चाहिए। मैं तो एक विश्लेषक के रूप में आपको यही सलाह दूंगी। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड सर। संजय जी प्लीज हाँ, कंक्लूड कर दीजिए, फिर क्लोज करना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके के सवाल अभी उठा रही है मेरी बहन, ये कोई सवाल बनता नहीं है। देखिए, आदि और अंत दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। परिवर्तन होता है और परिवर्तन होना भी चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। जनता को चीजें अलग अलग देखनी चाहिए। यदि परिवर्तन नहीं हुआ होता तो नरेंद्र मोदी का चेहरा और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा 140 करोड़ के सामने नहीं आता। आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे गुजारा नहीं करना होता। आज 25 करोड़ लोगों को जिसे आप निकाल देते हैं, यानी 140, ये सारे मुद्दे रहे, सारे मुद्दे यहाँ पर उठे। 345 से 362, 300, संजय जी 345 से 362 एनडीए, ये एग्जिट पोल का फाइनल नतीजा। इंडिया 126 से 133 और अदर्स 55 से 65। तो ये है, अब देखेंगे 4 तारीख को, देखते हैं मिश्रा जी की मेहनत जो है कितनी सटीक बैठी है। सबसे बड़ा सैंपल साइज जो है वो नतीजों के, यानी एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल के कितने करीब आता है। आप सभी मेहमानों का हृदय से आभार। लगातार आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।